हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी, फैशन तू कर दी जिवें काइली जेनर नी। मुंडा थकदा नहीं कर करके, मुंडा थकदा नहीं कर करके तेरिया तारीफां, जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा। चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके, तेनू वेख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वांगू लिशके, ना करनी सिफतां ताज महल जिनी तेरे बारे लिख दे। मुंड तैनू फॉलो कर दे, मुंड तैनू फॉलो कर दे, छड़ गए सो कर फीफा, जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, और तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू तैनू और तैनू तैनू हॉट मेरे मैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी, ओ ये हॉट मेरे मैनर नी, छप दे मेरे बैनर नी, लोग तो जेलस कर दिए काइली जेनर नी। मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन तो अमेरिका, मुंडे आ दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, ओ मैनू बुर्ज खलीफा। Daisy crew, Daisy crew, Daisy crew, Daisy crew। ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਾ ਗਈ ਅੱਖ ਨੀ, ਵੇਖਣੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨੀ। ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਾ ਗਈ ਅੱਖ ਨੀ, ਵੇਖਣੀ ਤੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੱਖ ਨੀ। ਨੀਂਦਰਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਥੇਰੇ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਐ ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ, ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ, ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ ਨੀ, ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚ ਟੌਪ ਤੇਰੀ ਠੁੱਕ ਨੀ। ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖ ਨਾਲੇ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਸੀ ਜਾਣੀ ਮੁੱਕ ਨੀ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਈਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਦਿਲ ਤੱਕਦੀ ਥਾਂ ਕਰੇ ਤਨ ਤਨ ਬੱਲੀਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ, ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ, ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਆਖੇ ਜਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਿੱਲੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲੇ ਵੈਰ ਨੀ। ਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰੀਆਂ ਚ ਟੌਪ ਤੇ, ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਟਦਾ ਨਾ ਪੈਰ ਨੀ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ, ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ, ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ।
ਆਵੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅਲੜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੱਟ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੀਸੀ ਵਾਲਾ ਬੇਰ ਨੀ ਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਤੂੰ ਮੰਨ ਬੱਲੀਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ ਮੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਨੀ ਤਾਰਾ ਗੱਭਰੂ ਮੋਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਬੱਲੀਏ जो कुछ दिनों से आपके बीच सेवाएं दे रहे हैं, शायद आपको उनकी सेवाएं अच्छी भी लगी होगी। तो तहे दिल से इस अवसर पर एक बार फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। मजदूर साया वाले के जोर से स्वागत करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित हमारे कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान रिंकू जी प्राध्यापक हाल ही में वो अर्चना और पूजा दोनों बच्चों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अच्छे कर्मठ मेहनती श्रीमान योगी में आप ही को पधारे और आपका सम्मान करने आ रहे हैं माननीय विद्यालय के डायरेक्टर जगदीश जी। सर बादशाह बजाएं जगदीश जी एक बार जोर से। किसका को आओ तू इधर इधर सुन मतलब अब एक सब हो गया है ना बढ़िया सही बात अरे मतलब सबसे पहले तो मैं तिवारी को देता हूँ कि वो कुछ ऐसी बातें बताएं तो कम समय में समय कम लें सभी वही ज्यादा बोल गया और इन बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दें। श्रीमान जी तिवारी ताजा बजाए बात जोर आदरणीय मंच पर विराजमान सभी प्रधानाचार्य अतिथि महोदय मेरे समस्त स्टाफ अध्यापक गण हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग ने आपको सब कुछ बात बता दी बहुत कम शब्दों में इन्होंने सब कुछ कह दिया हालांकि सारी बात इन्होंने क्लियर की लेकिन मैं आपको थोड़ी सी कुछ परीक्षा से संबंधित बात बताता हूँ। देखो भैया 10वीं के बाद में आपके कई रास्ते होंगे कॉमर्स साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में रहो आप और हर सब्जेक्ट अच्छा है अपने आप में बाकी जिस सब्जेक्ट में रहो अच्छी मेहनत करो आप मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी परसेंटेज बना के जाओ। जब भी आप यहाँ विद्यालय में आओगे तो आपका भी सम्मान होगा हमारा भी सम्मान होगा और इस स्कूल का भी सम्मान होगा। जिस दिन आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी उस दिन आपको इससे 1000 गुना ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को हमको इस विद्यालय के प्रधानाचार्य को और सभी को और आपको बहुत अच्छी सलाह है कि जितनी अच्छी हो सके आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराई। इस समय बहुत कम समय बचा है हमारे पास इसको फालतू में इधर उधर घूमने में या बेकार बैठने में मत गुजारो है ना और अपनी जहाँ तक हो सके अपने मेहनत बहुत अच्छी करो भगवान करे अच्छा परिणाम तभी आएगा जब अच्छी मेहनत होगी। मेहनत सब करते हैं लेकिन दिमाग लगा हर चीज को इस समय आप देखो बाकी सारी बातें आपको हमारे बड़े गुरु जी ने बताई बाकी मैं ये सब कहकर अपना शब्दों को विराम देता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बताई तिवारी जी ने कि कई बार जो हमें सब्जेक्ट का चयन करना है कक्षा 11 में वो बहुत दिमाग का काम होता है। मैंने खूब नोट किया है कई बच्चे क्या करते हैं दूसरे का अनुकरण करते हैं कि उसने मैथ्स ले ली साइंस ले ली कॉमर्स ले ली आखिर मैं तो ऐसा ही करूंगा और लगभग 50% बच्चे
सब्जेक्ट को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार न लेकर दूसरों के अनुसार चलते हैं, नुकसान खा बैठते हैं। तो तुम्हारा कौन सा विषय में इंटरेस्ट है ज्यादा, अच्छे नंबर किसमें आते हैं, कौन सा विषय की भाषा तुमको सहज समझ में आती है, ऐसा विकल्प चुनना कक्षा 11 में। अब हमारे बीच उपस्थित कमल जी गुरुजी साहब, मैं उनसे आगे करता हूँ कि आपके पास काफी अनुभव है, आप भी भैया भैया कोई अवसर पर मुझे मार्गदर्शन करें। कमल जी। मां शारदे और भारत माता को नमन करते हुए विद्यालय परिसर के निदेशक महोदय, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण व प्रधानाचार्य जी, तो आज से अब कार्यक्रम हो गया पूरा। अब घर जाके कम से कम रात के 12 और 1 बजे, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 4 बजे उठे, एक बार प्रत्येक चीज को हम वापस पढ़े, परीक्षा में अच्छे शब्दों का चयन करते हुए अच्छे अक्षर लिखे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमको हमको गुरुजनों को जिन्होंने तुमको मेहनत करवाई उनको कहीं नीचा नहीं दिखना पड़े। तो आप अपनी बहुत अच्छी लगन और मेहनत करना लगन से, जिससे कि परीक्षा में बेहतर अंक आए। अब इस अवसर पर मैं हमारे बीच उपस्थित सबसे पहले तो मैं तिवारी को देता हूँ कि वो कुछ ऐसी बातें बताएं तो कम समय में, समय कम है सभी, वही ज्यादा बोल गया, और इन बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दें। श्रीमान तिवारी, तालियां बजाएं एक बार जोर से। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी प्रधानाचार्य, अतिथि महोदय, मेरे समस्त स्टाफ, अध्यापक, हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग ने आपको सब कुछ बात बता दी, बहुत कम शब्दों में इन्होंने सब कुछ कह दिया। हालांकि सारी बात इन्होंने क्लियर की, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी कुछ परीक्षा से संबंधित बात बताता हूँ। देखो भैया, 10वीं के बाद में आपके कई रास्ते होंगे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट में रहो आप, और हर सब्जेक्ट अच्छा है अपने आप में। बाकी जिस सब्जेक्ट में रहो अच्छी मेहनत करो। आप मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी परसेंटेज बना के जाओ। जब भी आप यहाँ विद्यालय में आओगे तो आपका भी सम्मान होगा, हमारा भी सम्मान होगा, और इस स्कूल का भी सम्मान होगा। जिस दिन आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी उस दिन आपको इससे 1000 गुना ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को, हमको, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य को और सभी को। और आपको बहुत अच्छी सलाह है कि जितनी अच्छी हो सके आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। इस समय बहुत कम समय बचा है हमारे पास, इसको फालतू में इधर उधर घूमने में या बेकार बैठने में मत गुजारो, है ना। और अपनी जहाँ तक हो सके अपने मेहनत बहुत अच्छी करो, भगवान करे अच्छा परिणाम तभी आएगा जब अच्छी मेहनत होगी। मेहनत सब करते हैं, लेकिन दिमाग लगा, हर चीज को इस समय आप देखो। बाकी सारी बातें आपको हमारे बड़े गुरु जी ने बताई। बाकी मैं ये सब कहकर अपना शब्दों को विराम देता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बताई तिवारी जी ने कि कई बार जो हमें सब्जेक्ट का चयन करना है कक्षा 11 में, वो बहुत दिमाग का काम होता है। मैंने खूब नोट किया है, कई बच्चे क्या करते हैं दूसरे का अनुकरण करते हैं कि उसने मैथ्स ले ली, साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, आखिर मैं भी ऐसा ही करूंगा। और लगभग 50% बच्चे सब्जेक्ट को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार न लेकर
दूसरों के साथ चलते हैं नुकसान खा बैठते हैं। तो तुम्हारा कौन सा विषय में इंटरेस्ट है ज्यादा, अच्छे नंबर किसमें आते हैं, कौन सा विषय की भाषा तुमको सहज समझ में आती है, ऐसा विकल्प चुनना कक्षा 11 में। अब हमारे बीच उपस्थित कमल जी गुरुजी साहब, मैं उनसे आगे करता हूँ कि आपके पास काफी अनुभव है, आप भी भैया बहनों को इस अवसर पर मुझे मार्गदर्शन करें। कमल जी। माँ शारदे और भारत माता को नमन करते हुए विद्यालय परिसर के निदेशक महोदय, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण व प्रधानाचार्य जी, जिला बढ़ जाए एंड मौका पे एकदम टाइम पर एग्जाम प्रोवाइड करके तो 30% है। तो आज से अब कार्यक्रम हो गया पूरा, अब घर जाके कम से कम रात को 12 और 1 बजे, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 4 बजे उठे, एक बार प्रत्येक चीज को हम वापस पढ़ें। परीक्षा में अच्छे शब्दों का चयन करते हुए अच्छे अक्षर लिखें, बहुत अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमको हमको गुरुजनों को जिन्होंने तुमको मेहनत करवाई उनको कहीं नीचा नहीं देखना पड़े। तो आप अपनी बहुत अच्छी लगन और मेहनत करना लगन से, जिससे कि परीक्षा में बेहतर अंक आए। अब इस अवसर पर मैं हमारे बीच उपस्थित सबसे पहले तो मैं तिवारी जी को देखता हूँ कि वो कुछ ऐसी बातें बताएं जो कम समय कम नहीं, हम सभी वही ज्यादा बोल गया और इन बच्चों को कुछ मार्गदर्शन दें। श्रीमान जी तिवारी तालियां बजाएं बहुत जोर से। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी प्रधानाचार्य, अतिथि महोदय, मेरे समस्त स्टाफ, अध्यापक, हालांकि हमारे बड़े गुरुजी ने आपको सब कुछ बात बता दी, बहुत कम शब्दों में इन्होंने सब कुछ कह दिया। हालांकि सारी बात इन्होंने क्लियर की, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी उस परीक्षा से संबंधित बात बताता हूँ। देखो भाई, 10वीं के बाद में आपके कई रास्ते होंगे, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट में रहो आप, और हर सब्जेक्ट अच्छा है अपने आप में। बाकी जिस सब्जेक्ट में रहो अच्छी मेहनत करो आप। मैं चाहता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छी परसेंटेज बना के जाओ। जब भी आप यहाँ विद्यालय में आओगे तो आपका भी सम्मान होगा, हमारा भी सम्मान होगा, और इस स्कूल का भी सम्मान होगा। जिस दिन आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी उस दिन आपको इससे 1000 गुना ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को, हमको, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य को और सभी को। और आपको बहुत अच्छा सलाह है कि जितने अच्छे हो सके तो आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई करें। इस समय बहुत कम समय बचा है हमारे पास, इसको फालतू में इधर उधर घूमने में या बेकार बैठने में मत गुजारो, है ना। और अपनी जहाँ तक हो सके अपने मेहनत बहुत अच्छी करो, भगवान करे अच्छा परिणाम तभी आएगा जब अच्छी मेहनत होगी। मेहनत सब करते हैं, लेकिन दिमाग लगा, हर चीज को इस समय आप देखो। बाकी सारी बातें आपको हमारे बड़े गुरुजी ने बताई। बाकी मैं ये सब कहकर अपना शब्दों को विराम देता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात बताई तिवारी जी की। कई बार जो हमें सब्जेक्ट का चयन करना है कक्षा 11 में, वो मेरा दिमाग का काम होता है। मैंने खूब नोट किया है, कई बच्चे क्या करते हैं दूसरे का अनुकरण करते हैं कि उसने मैथ ले ली, साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, आखिर मैं तो ऐसे करूंगा। और लगभग 50% बच्चे सब्जेक्ट को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार नहीं लेकर
दूसरों के साथ चलते हैं, नुकसान खा बैठते हैं। तो तुम्हारा कौन सा विषय में इंटरेस्ट है ज्यादा, अच्छे नंबर किस में आते हैं, कौन सा विषय की भाषा तुमको सहजी समझ में आती है, ऐसा विकल्प चुनना कक्षा 11 में। अब हमारे बीच उपस्थित कमल जी, गुरु जी, गुरु साहब, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आपके पास काफी अनुभव है, आप भी भैया बहनों को इस अवसर पर उन्हें मार्गदर्शन करें। कमल जी। मां शारदे और भारत माता को नमन करते हुए विद्यालय परिसर के निदेशक महोदय, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण व प्रधानाचार्य जी, विद्वान साथियों व भैया एवं बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि आज हम कक्षा 10 के दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। यह दीक्षांत समारोह आज की परिपाटी नहीं है। परिपाटी जब गुरुकुल में या आश्रम में जब पढ़ाई की जाती थी तब भी इनको सहर्ष के साथ में विदा किया जाता था। आज ये विदाई का समय आपके साथ भी हो रहा है। विद्यालय के द्वारा जो वर्ष भर जो आपकी पढ़ाई की है, जो आपको जो सब कुछ बताया है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसी तैयारी करेंगे, कितना समय देंगे, किस विषय को आप किसके अनुसार कितना समय लेकर उनकी पढ़ाई करेंगे। सभी विषय सभी समान होते हैं और सभी के अंक भी समान होते हैं। निर्भर ये करता है कि हम किस विषय में अधिक दक्ष हैं और किस में हम कम हैं। अगर किसी प्रकार की कमी रह रही हो, उस विषय को हम अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी समान लेवल पर आ सके। विद्यालय परिवार द्वारा सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आपको विषय अध्यापक द्वारा अध्यापन कार्य करवाया गया है। विद्यालय के निदेशक महोदय द्वारा सभी मूलभूत आवश्यकताएं जो कि विद्यालय में होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई है। जैसा कि आप हर विषय के अंदर आपकी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई के अनुसार तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अब तक जो आपने पढ़ाई की है उससे अधिक समय देते हुए, यानी अधिक से अधिक समय जो आपके पास उपलब्ध हो सके, इतना समय देते हुए इतनी तैयारी करें कि आपका भी नाम रोशन हो, विद्यालय परिवार का भी हो, और जो विषय अध्यापक है वो भी गौरवान्वित महसूस करे कि हमने निबंध वगैरह है, ये सारी सब कुछ जो तैयारी है वो आप उनका दौरान करते रहेंगे, पढ़ाई निरंतर जारी करते रहेंगे, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कक्षा 10 के अंदर हिंदी विषय के अंदर अगर कोई भैया या बहन 100 में से 100 अंक प्राप्त करता है तो मेरे द्वारा 11,000 रुपए नकद की घोषणा करता हूं। मैं जहां भी जिस विद्यालय में गया हूं या जिन विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहा हूं, वहां पर ही मेरी यही घोषणा है कि कोई भी भैया है या बहन है अगर हिंदी विषय के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त करता है तो आपको मेरे द्वारा 11,000 रुपए की घोषणा की जाती है, जो कि यहाँ जो कि ये घोषणाएं हो सकता है कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो अगर फीस की बात की जाए तो आप एक विषय के अंदर जो आपकी घोषणा है वो वर्ष भर की आपने जो फीस दी है वो फीस को आप बराबर कमा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और भी समय देने के लिए और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन और भी साथी जो अध्यापक है वो भी अपने विषय के बारे में बताएंगे कम समय लेता हुआ। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने अनुशासन में और इतने नियमित रूप से अध्यापन कार्य करते हुए कक्षा 11 के अंदर जो आप विषय लेंगे, जो गुरुजी ने आपको पहले बता चुके हैं किस विषय में आप किस चीज में आप दक्षता रखते हो, कितने अच्छा ज्ञान रखते हो, किस विषय में आप रुचि रखते हो, उस विषय के अनुसार अध्यापन कार्य लेंगे, उसी विषय के अनुसार अपने विषय चुनेंगे। धन्यवाद। विज्ञान के अध्यापक श्रीमान योगेश योगी, मैं उनसे भी चाहूंगा कि इस अवसर पर भैया बहनों को अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन देंगे। योगेश जी तालियां बजाएं जोर से।
हेलो। पूजनीय माँ सरस्वती सृष्टि के रचयिता ओ अर्चना विद्या मंदिर से पधारे हुए बड़े गुरु जी और स्थानीय विद्यालय के बड़े गुरु जी, मेरे सभी विद्वान भाई भैया बहनों, दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। वैसे मैं कक्षा में आपसे हमेशा कुछ न कुछ बताता ही रहता हूँ, फिर भी आज पुनः उनमें से कुछ बातें मैं पुनः दोहराता हूँ। देखिए, कक्षा में जो बातें बताई वो शायद आपको विदित होंगी। अब उनमें से जो बातें हैं वो सुनाएं। विज्ञान विषय में आप जैसे उत्तर देते हैं तो कुछ भैया भाई आंसर शब्द का उपयोग करते हैं। आंसर नहीं लिखना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए। उत्तर हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में। अंग्रेजी विषय के अंदर आंसर लिखें, गणित विषय के अंदर हल शब्द लिखें। ये प्रारंभिक ज्ञान है। शुरू से हो सकता है आप सभी विषयों में आंसर लिखते आए हो, गणित विषय में भी आंसर लिखते आए हो, लेकिन अब आप गणित में क्या लिखेंगे? हल। विज्ञान में क्या लिखेंगे? उत्तर। अंग्रेजी में लिखेंगे आंसर। ये तो ही आपके प्रश्न देने की बात, प्रश्न का उत्तर देने की बात। और इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आप हल करें। सबसे पहले वो प्रश्न हल करें जिनकी आपको ज्यादा जानकारी है या जिनको आपने बहुत अच्छी तरह याद किया है। उसी मध्य में मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको लगता है कम याद है, तो उसे मध्य में फिट कर दें, ताकि जो जांच करता होता है वो जांच करते करते वो आपका जो थोड़ा कम आंसर सही था उसको भी वो जांच कर जाता है। ये भी जानकारी आप रखें। विषय में यदि आप किसी भी विषय के अंदर मान लीजिए एक प्रश्न या दो भाव उनमें शेयर करना चाहती है बहन जी आशीष सैनी। पूजनीय माँ सरस्वती, आदरणीय अभिभावक, प्रधानाध्यापक महोदय, अतिथिगण एवं सब मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं विदाई समारोह के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे स्थानीय विद्यालय में 10वीं क्लास के भैया बहनों का विदाई समारोह हो रहा है। यह विदाई समारोह बहुत ही दुखद एवं भावपूर्ण है। जैसे कि यह हमें छोड़कर जा रहे हैं, उससे भी खुशी की बात यह है कि ये अपने जीवन में उन्नति हेतु नई शिक्षा लेने जा रहे हैं। हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय में मेरे स्थानीय विद्यालय में कक्षा 10 के भैया बहनों का व्यवहार अनुशासित एवं बहुत अच्छा रहा है। और मैं कहना चाहूँगी कि मैं ईश्वर से कामना एवं मेरे विद्यालय में सभी उपस्थित अध्यापक कामना करते हैं कि ये परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, अपने परिवार विद्यालय एवं गुरुजनों का नाम रोशन करें। मेरे और मेरे विद्यालय की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एवं ढेर सारी बधाई। आपने साहस किया और कई बार यदि कोई मंच पकड़ता है तो मंच पर आके बोलना बहुत बड़ा काम होता है। एक बार तालियां बजाओ बेटी के लिए वापस।
उन्होंने अपनी बात काफी अच्छे ढंग से सहज ढंग से रख दी और कक्षा 9 की तरफ से विद्यालय की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। अच्छे अंक अर्जित करके विद्यालय का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करें। और कोई कक्षा 9 से और कोई भैया भी आए कोई? अगर कामों में बहन जी आगे रहती है भैया जैसा कि आपको पता है कि आज हम कक्षा 10 के दीक्षांत समारोह के उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। यह दीक्षांत समारोह आज की परिपाटी नहीं है। परिपाटी जब गुरुकुल में या आश्रम में जब पढ़ाई की जाती थी तब भी इनको सहर्ष के साथ में विदा किया जाता था। आज ये विदाई का समय आपके साथ भी हो रहा है। विद्यालय के द्वारा जो वर्ष भर जो आपकी पढ़ाई की है, जो आपको जो सब कुछ बताया है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसी तैयारी करेंगे, कितना समय देंगे, किस विषय को हम किसके अनुसार कितना समय लेकर उनकी पढ़ाई करेंगे। सभी विषय सभी समान होते हैं और सभी के अंक भी समान होते हैं। निर्भर ये करता है कि हम किस विषय में अधिक दक्ष हैं और किसमें हम कम हैं। अगर किसी प्रकार की कमी रह रही हो, उस विषय को हम अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो भी समान लेवल पर आ सके। विद्यालय परिवार द्वारा सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आपको विषय अध्यापक द्वारा अध्यापन कार्य करवाया गया है। विद्यालय के निदेशक महोदय द्वारा सभी मूलभूत आवश्यकताएं जो कि विद्यालय में होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई है। जैसा कि आप हर विषय के अंदर आपकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई के अनुसार तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अब तक जो आपने पढ़ाई की है उससे अधिक समय देते हुए, यानी अधिक से अधिक समय जो आपके पास उपलब्ध हो सके, इतना समय देते हुए इतनी तैयारी करें कि आपका भी नाम रोशन हो, विद्यालय परिवार का भी हो, और जो विषय अध्यापक है वो भी गौरवान्वित महसूस करे कि हमने जिन भैया बहनों को जो वर्ष भर जो हमने पढ़ाई की है उसका अच्छा परिणाम हमें मिला है। विषय की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पूर्व में भी सामाजिक ज्ञान विषय का अध्यापक रहा हूँ। वर्तमान में एसएस के साथ में हिंदी विषय अध्यापन कार्य भी करवा रहा हूँ। हिंदी विषय के अंदर जो आपने तैयारी की है, ये जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूँ कि जो आपका पद भाग है, पद भाग की जो व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को आप बार बार दोहरान करेंगे, उनको पढ़ेंगे। उन व्याख्याओं को पढ़ने के साथ साथ आपके जो भी प्रश्नोत्तर है, अगर व्याख्याओं का अर्थ आपको अच्छी तरह आपको आता है तो उनके आधार पर जो क्वेश्चन अगर बाहर से भी आता है किताब के अंदर से, तो उसका उत्तर आप दे सकते हैं। ग्रामर की अगर बात की जाए तो ग्रामर भी बहुत ज्यादा है, निबंध वगैरह है, ये सारी सब कुछ जो तैयारी है वो आप उनका दोहरान करते रहेंगे, पढ़ाई निरंतर जारी करते रहेंगे, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। कक्षा 10 के अंदर हिंदी विषय के अंदर अगर कोई भैया या बहन 100 में से 100 अंक प्राप्त करता है तो मेरे द्वारा 11,000 रुपए नकद की घोषणा करता हूं। मैं जहाँ भी जिस विद्यालय में गया हूँ या जिन विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, वहाँ पर ही मेरी यही घोषणा है कि कोई भी भैया है या बहन है अगर हिंदी विषय के अंदर 100 में से 100 अंक प्राप्त करता है तो आपको मेरे द्वारा 11,000 रुपए की घोषणा की जाती है, जो कि यहाँ क्योंकि ये घोषणाएं हो सकता है कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो अगर फीस की बात की जाए तो आप एक विषय के अंदर जो आपकी घोषणा है वो वर्ष भर की आपने जो फीस दी है वो फीस को आप बराबर कमा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और भी समय देने के लिए और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन और भी साथी जो अध्यापक है वो भी अपने विषय के बारे में बताएंगे कम समय लेता हुआ। और आपसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने अनुशासन में और इतने नियमित रूप से अध्यापन कार्य करते हुए कक्षा 11 के अंदर जो आप हिस्सा लेंगे, जो गुरुजी ने आपको पहले बता चुके हैं किस विषय में आप किस चीज में आप दक्षता रखते हो, कितने
अच्छा ज्ञान रखते हो, किस विषय में आप रुचि रखते हो, उस विषय के अनुसार अध्यापन कार्य लेंगे, उसी विषय के अनुसार अपने विषय चुनेंगे। धन्यवाद। इसी अवसर पर आपके विद्यालय के विज्ञान के अध्यापक श्रीमान योगेश जी योगी, मैं उनसे भी चाहूँगा कि इस अवसर पर भैया बहनों को अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन देंगे। योगेश जी आगे बढ़े पर जोर से पूजनीय माँ सरस्वती सृष्टि के रचयिता ओ अर्चना विद्या मंदिर से पधारे हुए बड़े गुरु जी और स्थानीय विद्यालय के बड़े गुरु जी, मेरे सभी विद्वान भाई भैया बहनों, दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। वैसे मैं कक्षा में आपसे हमेशा कुछ न कुछ बताता ही रहता हूँ, फिर भी आज पुनः उनमें से कुछ बातें मैं पुनः दोहराता हूँ। देखिए, कक्षा में जो बातें बताई वो शायद आपको विदित होंगी। अब उनमें से जो बातें हैं वो सुनाएं। विज्ञान विषय में आप जैसे उत्तर देते हैं तो कुछ भैया भाई आंसर शब्द का उपयोग करते हैं। आंसर नहीं लिखना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए। उत्तर हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में। अंग्रेजी विषय के अंदर आंसर लिखें, गणित विषय के अंदर हल शब्द। ये प्रारंभिक ज्ञान है। शुरू से हो सकता है आप सभी विषयों में आंसर लिखते आए हो, गणित विषय में भी आंसर लिखते आए हो, लेकिन अब आप गणित में क्या लिखेंगे? हल। विज्ञान में क्या लिखेंगे? उत्तर। अंग्रेजी में लिखेंगे आंसर। ये तो आपके प्रश्न देने की बात, प्रश्न का उत्तर देने की बात। और इसी संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न आप हल करें। सबसे पहले वो प्रश्न हल करें जिनकी आपको ज्यादा जानकारी है या जिनको आपने बहुत अच्छी तरह याद किया है। उसी मध्य में मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको लगता है कम याद है, तो उसे मध्य में फिट कर देगा, ताकि जो जांच करता होता है वो जांच करते करते वो आपका जो थोड़ा कम आंसर सही था उसको भी वो जांच कर देता है। ये भी जानकारी आप रखिए। विषय में यदि आप किसी भी विषय के अंदर मान लीजिए एक प्रश्न या दो प्रश्न रोजाना छोड़ते हो और उसमें मान लीजिए आपको 5 अंक का, 6 अंक का या 8 अंक का नुकसान करते हो, तो प्रतिदिन ऐसा करने से 6 विषय के अंदर आपको 48 यानी 8 6 48 और 48 का मतलब 6 यानी आपने 8% नुकसान कर दिया। यदि हम उसमें कुछ लिखते तो शायद हो सकता था कि हम 2% या 3% अंक आसानी से प्राप्त कर सकते। कुछ प्रश्नों का उत्तर देते समय ऐसा महसूस होता है कि मैं इसका उत्तर नहीं लिख सकता या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो निश्चित रूप से उसका सटीक आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन उससे मिलता जुलता आंसर अवश्य दे सकते हो।
इसलिए परीक्षा में पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जल्दबाजी भी न करें। प्रश्न का उत्तर देते समय हम जितना समय लेते हैं तो क्या प्रश्न को प्रश्न को पढ़ना भी चाहिए, उसमें भी थोड़ा समय देना। कुछ भैया बहन जैसे मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन करते हैं और जरा सी आप जानते हैं प्लस माइनस या किसी अंक की भी गलती हो जाने पर पूरा की पूरा उत्तर खराब हो जाता है। अतः इन बातों की जानकारी रखें, ध्यानपूर्वक पेपर को पढ़ें, परीक्षा दें, मेहनत करें और अच्छे अंक अर्जित करें। हमारी शुभकामनाएं शुरू से ही आपके साथ थी, आज भी है और यहाँ से विदा होने के बाद भी यदि आप परीक्षा के दिनों में हमारे पास आते हैं तो हम आपका सहयोग अवश्य करेंगे। आमंत्रित करता हूँ कि 200 रुपये कर इससे पहले अपनी कक्षा में 9 में कोई भैया बहन बोलना चाहता है तो आए। हमको पहले उनको बुलाना चाहिए था, गलती की हमने। कक्षा 9 में से कोई भैया बहन इस अवसर पर कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए कोई बात कहे। बोलो बेटा बोलो। बिल्कुल भैया तालियां बजाओ बहन जी के लिए। क्या नाम है बहन जी का? आंसू सैनी। बहन जी आंसू सैनी कक्षा 9 की छात्रा। इस अवसर पर कक्षा 10 के भैया बहन जो आज विदा होकर इस विद्यालय को छोड़कर आगे की कक्षाओं में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए जाएंगे। ऐसे बिछुड़ाव के समय में बहन जी अपने मन के उद्गार, अपने मन के भाव उनमें शेयर करना चाहती है। बहन जी आंसू सैनी। पूजनीय मां सरस्वती, आदरणीय अभिभावक, प्रधानाध्यापक महोदय, अतिथिगण एवं सब मेरे प्यारे भैया बहनों, मैं विदाई समारोह के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो अपनी छोटी बहन समझकर माफ करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे स्थानीय विद्यालय में 10वीं क्लास के भैया बहनों का विदाई समारोह हो रहा है। यह विदाई समारोह बहुत ही दुखद एवं भावपूर्ण है। जैसे कि यह हमें छोड़कर जा रहे हैं, उससे भी खुशी की बात यह है कि ये अपने जीवन में उन्नति हेतु नई शिक्षा लेने जा रहे हैं। हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे विद्यालय में मेरे स्थानीय विद्यालय में कक्षा 10 के भैया बहनों का व्यवहार अनुशासित एवं बहुत अच्छा रहा है। और मैं कहना चाहूंगी कि मैं भविष्य से कामना एवं मेरे विद्यालय में सभी उपस्थित अध्यापक कामना करते हैं कि ये परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें, अपने परिवार विद्यालय एवं गुरुजनों का नाम रोशन करें। मेरे और मेरे विद्यालय की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एवं ढेर सारी बधाई। आपने साहस किया और कई बार यदि कोई मंच पकड़ता है तो मंच पर आके बोलना बहुत बड़ा काम होता है। एक बार तालियां बजाओ बैठ के जो वापस उन्होंने अपनी बात काफी अच्छे ढंग से सहज ढंग से रख दी और कक्षा 9 की तरफ से, विद्यालय की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। अच्छे अंक अर्जित करके विद्यालय का, क्षेत्र का, देश का नाम रोशन करें। और कोई कक्षा 9 से और कोई भैया भी आए कोई, अगर कामों में बहन के आगे रहते हैं। दसवीं में कोई हो तो
कक्षा 10 का भैया में तैयार करे तू जान। अरे जाते जाते अपने छोटे भैया बहनों को आशीर्वाद दो शब्द कह जाओ। कह देना भाई तुम भी भैया से हम तो अच्छा करेंगे आगे इस विद्यालय का जो हमने यहाँ सीखा कभी अमूल्य नहीं उसेंगे उस पर और आप भी विद्यालय का नाम रोशन करना। कुछ बताइए ऐसी कुछ बातें क्या भाई कौन नाम बता रहे हो? प्रजापति कौन है भाई? बोलना चाहे तो आजा बोल दो। कोई बोल सकता है इसे क्या है? अरे बार बार नहीं मिलता है मौका। बाजू के रामेश जी सैनिकों को पुनः अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस अवसर पर भैया बहनों के लिए 2 शब्द कहें। रामेश जी सैनिक आइए भैया जोर से बात। माँ शारदे को सबसे पहले मेरा नमन। जैसा कि सभी ने आपको बताया, इससे पहले मंच पर उपस्थित अर्चना विद्या मंदिर के निदेशक महोदय श्रीमान महेश जी शर्मा, स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल साहब, अध्यापक मैडम एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छी बातें बताई। सभी तरीके की सबने बताई, कमल जी ने बताई, इधर योगेश जी ने बताई। मैं आपको जरा हटके, क्योंकि मैं संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और शुरू से जब कॉलेज लाइफ में था तो मैंने ABVP का छात्र भी रहा हूँ। तो मैं भारतीय संस्कृति के अनुसार मुझे कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको सबसे पहले भारत माता की जय बोलनी है। मैं भारत माता बोलूंगा, आपको जय बोलनी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के प्राणी हैं। गर्व होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मेरे आपको विशेष तौर पे 3 संदेश हैं। आपको सबसे पहले मर्यादित रहना है। मैं हर विद्यालय में लगभग जितने भी मेरा सौभाग्य है महेश जी सर, इधर जगदीश जी सर, जितने भी विद्यालय हैं इन सबका मेरे प्रति स्नेह है, मेरा इनके प्रति स्नेह है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इधर आने का हर बार मौका मिलता है। मैं मेरे जैसे सामान्य प्राणी को हर बार ये बुलाते हैं, मैं इनका तहे दिल से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पे आपको मैं मेरी ओर से कुछ 2-3 संदेश हैं, उनको आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो शायद मैं मानता हूँ कि आपका जीवन कभी डगमगाएगा नहीं। मर्यादा का पालन करना आपका ये दायित्व बनता है और मर्यादित रहकर आपको जीवन यापन करना भी बेहद जरूरी है। अगर आप मर्यादा को भूल जाएंगे तो शायद आपका जीवन बीच में ही डगमगा जाएगा। मर्यादा से मतलब है मेरा आपको अनुशासन में रहना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने से अपने गुरुजनों का सम्मान करना है और जो भी आपको अपने बड़े छोटे हैं उन सबका सम्मान करना है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में प्राथमिकता के तौर पर लेना है। ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो ये सब चीजें भूल जाती हैं कि मर्यादा क्या होता है, क्योंकि 10वीं तक हम अनमैच्योर्ड होते हैं, मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं होते हैं, तो इन चीजों का हमारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, ये सब चीजें आपके लिए विशेष तौर पर मैं हर जगह, हर विद्यालय में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर यही कहता हूँ, क्योंकि मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। सबसे ज्यादा मेरा प्रकाश इसी के ऊपर है कि आप मर्यादा का ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पर माँ शारदे को सबसे पहले मेरा नमन। जैसा कि सभी ने आपको बताया, इससे पहले मंच पर उपस्थित अर्चना विद्या मंदिर के निदेशक महोदय श्रीमान महेश जी शर्मा, स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य प्रिंसिपल साहब, अध्यापक
मैडम एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत अच्छी बातें बताई, सभी तरीके की सर ने बताई, कमल जी ने बताई, इधर योगेश जी ने बताई। मैं आपको जरा हटके, क्योंकि मैं संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और शुरू से जब कॉलेज लाइफ में था तो मैंने ABVP का छात्र भी रहा हूँ मैं। तो मैं भारतीय संस्कृति के अनुसार मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको सबसे पहले भारत माता की जय बोलनी है। मैं भारत माता बोलूंगा, आपको जय बोलनी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इसमें किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के प्राणी हैं। गर्व होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए मेरे आपको विशेष तौर पे 3 संदेश हैं। आपको सबसे पहले मर्यादित रहना है। मैं हर विद्यालय में लगभग जितने भी मेरा सौभाग्य है महेश जी सर, इधर जगदीश जी सर, जितने भी विद्यालय हैं इन सबका मेरे प्रति स्नेह है, मेरा इनके प्रति स्नेह है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इधर आने का हर बार मौका मिलता है। मैं मेरे जैसे एक सामान्य प्राणी को हर बार ये बुलाते हैं, मैं इनका तहे दिल से बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पे आपको मैं मेरी ओर से कुछ 2-3 संदेश हैं, उनको आप अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो शायद मैं मानता हूँ कि आपका जीवन कभी डगमगाएगा नहीं। मर्यादा का पालन करना आपका ये दायित्व बनता है और मर्यादित रहकर आपको जीवन यापन करना भी बेहद जरूरी है। अगर आप मर्यादा को भूल जाएंगे तो शायद आपका जीवन बीच में ही डगमगा जाएगा। मर्यादा से मतलब है मेरा आपको अनुशासन में रहना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है, अपने गुरुजनों का सम्मान करना है और जो भी आपको अपने बड़े छोटे हैं उन सबका सम्मान करना है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी में प्राथमिकता के तौर पर लेना है, ये ध्यान रखें। क्योंकि जैसे ही हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो ये सब चीजें भूल जाते हैं कि मर्यादा क्या होता है, क्योंकि 10वीं तक हम अनमैच्योर्ड होते हैं, मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं होते हैं, तो इन चीजों का हमारे दिमाग के अंदर कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखें बच्चों, ये सब चीजें आपके लिए विशेष तौर पर मैं हर जगह, हर विद्यालय में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर यही कहता हूँ, क्योंकि मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। तो आप ये चीजें ध्यान रखें। सबसे ज्यादा मेरा प्रकाश इसी के ऊपर है कि आप मर्यादा का ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपको भविष्य के तौर पर क्या गोल तैयार करना है। आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि एक विद्यालय में आने वाला हर व्यक्ति, हर बच्चा का टारगेट ये होता है कि मुझे सक्सेस होना है। गवर्नमेंट जॉब लगना ही सक्सेस नहीं माना जाता है। आपको पढ़ाई करके सक्सेस किस प्रकार कैसे होना है, ये टारगेट आपको सबसे पहले तैयार करना है। हर बच्चे का टारगेट होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उनका गोल नहीं होता है, उनका एक टारगेट नहीं होता है कि मुझे आगे क्या करना है। इस तरह आपको अपने गार्जियन हैं, अपने टीचर्स हैं या अपने जो भी रिलेटिव हैं, उनसे डिस्कस करके आपको आगे की रूपरेखा तैयार करनी है। किसी भी सब्जेक्ट में जाएं, हर सब्जेक्ट में PhD होती है। यह नहीं है कि आपको साइंस में PhD होती है, हर सब्जेक्ट में PhD होती है, हर डिपार्टमेंट में आपका सक्सेस है। तो ध्यान रखें, आपको जो भी चयन करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर या IT, जो भी आपको सिलेक्शन करना है, बड़े सोच समझ कर, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन पिछले कोरोना काल को देखते हुए आप होड़ ना करें, एक दूसरे की होड़ ना करें कि हमें ये इसमें जा रहा है तो मुझे भी इसमें जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस तरह ध्यान रखें, कभी भी होड़ ना करें और अपने जो टारगेट है उसका सोच समझकर डिसीजन लें। अंत में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आधुनिक समय है और इस आधुनिक समय में आपको तकनीकी शिक्षा अर्थात कंप्यूटर शिक्षा का प्राप्त होना जरूरी है। अगर आपको इस आधुनिक शिक्षा वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। इस तरह आपको बार बार यही कहूंगा कि आप तकनीक शिक्षा को अपनाएं, क्योंकि तकनीक शिक्षा नहीं अपनाएंगे तो हर क्षेत्र में आप पिछड़ जाएंगे। आप कितने भी ज्ञानी हैं लेकिन फिर भी अज्ञानी कहलाएंगे। अगर आपने तकनीक शिक्षा को नहीं अपनाया तो अपना ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए तकनीक शिक्षा को अपनाएं। मैं आप में से जितने भी स्टूडेंट इस विद्यालय के 10th क्लास में जो 85% अबव रहेगा, प्रत्येक स्टूडेंट को मैं मेरी ओर से 500 रुपीज जब भी सेरेमनी होगा तब मैं मेरी तरफ से दूंगा। 85% मैंने ज्यादा टारगेट नहीं रखा। ऐसा नहीं हो कहीं 4th
कोरोना का 4th वो आ जाए और सारे 85% आ जाए। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें, एग्जाम लगेगी 85% आएगा, उसी को ये सेरेमनी के अवसर पर आपको दिया जाएगा। ये कोरोना में लगभग 85% तो सबका लगभग आ गया था, तो ये भी ध्यान रखें कहीं चौथी लहर आ जाए और चौथी लहर में आप सब 90+ में चले जाएंगे, तो भी ध्यान रखें 85+ आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद 85+ जितने भी बच्चों के आएगा उन सब बच्चों को मैं मेरी ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। मुझे बोलने का मौका मिला इस अवसर पर मैं 10वीं क्लास के जो आशीर्वाद समारोह के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि आप अगले कदम पर जाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की ओर से और साथ में मेरी ओर से। आप सभी 10वीं के बच्चों को मैंने एक AK-47 एक कलम एक पेन दिया मैंने, तो आप उसको सहर्ष स्वीकार करें जैसा भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश जी, और आपने तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जो आज की युग की अहम आवश्यकता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय के आप भी बोल दो भाई, बोल दो आप तो बोलो दिलवा दो, पहला पेन दिलवा दो। आप मैं आपके सामने क्या बोलूँगा यार, मेरे बड़े भाई बोल दो आप बोल दो, मेरे बड़े भाई हो यार। एक बार पुनः सभी भैया बहनों को इस पावन पर्व पर, इस दुखद पर्व पर, इस सुखद पर्व पर विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस विद्यालय में सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्रा को मैं तो ऐसा पुरस्कार बोलूंगा तो मेरे भी काम आए, तुम्हारे भी आए। सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्रा को अर्चना विद्या मंदिर कासोवाड़ा में प्रवेश देने पर 50% फीस की छूट होगी उसे। वो लगभग 9100 रुपए का सौदा है। 11,000 रुपए, 11,500 रुपए फीस है 11वीं क्लास की, 11,500 रुपए फीस है, उसकी 50% 5,500 हो जाती है। जिसके अच्छे नंबर आए और यदि वो उस विद्यालय में पढ़ना चाहता है, सबसे अधिक नंबर आए और उस विद्यालय में पढ़ना चाहता है, तो उसकी आधी फीस माफ होगी, या अर्थात वो 5,500 में 11वीं कक्षा पढ़ लेगा। ये मेरी ओर से घोषणा होगी। लगाना ताकत, बढ़ाना अपना मुंह। और अब पुनः मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, विद्यालय में आने वाला हर व्यक्ति, हर बच्चा का टारगेट ये होता है कि मुझे सक्सेस होना है। गवर्नमेंट जॉब लगना ही सक्सेस नहीं माना जाता। आपको पढ़ाई करके सक्सेस किस प्रकार कैसे होना है, ये टारगेट आपको सबसे पहले तैयार करना है। हर बच्चे का टारगेट होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, लेकिन क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उनका गोल नहीं होता है, उनका एक टारगेट नहीं होता है कि मुझे आगे क्या करना है। इस तरह आपको अपने गार्जियन से, अपने टीचर से या अपने जो भी रिलेटिव हैं उनसे डिस्कस करके आपको आगे की रूपरेखा तैयार करनी है। किसी भी सब्जेक्ट में जाएं, हर सब्जेक्ट में PhD होती है। ये नहीं है कि आपको साइंस में PhD होती है, हर सब्जेक्ट में PhD होती है, हर डिपार्टमेंट में आपका सक्सेस है। तो ध्यान रखें, आपको जो भी चयन करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर या IT, जो भी आपको सिलेक्शन करना है, बड़े सोच समझ कर, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन पिछले कोरोना काल को देखते हुए आप होड़ ना करें, एक दूसरे की होड़ ना करें कि हमें ये इसमें जा रहा है तो मुझे भी इसमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। इस तरह ध्यान रखें, कभी भी होड़ ना करें और अपने जो टारगेट है उसका सोच समझकर डिसीजन लें। अंत में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आधुनिक समय है और इस आधुनिक समय में आपको तकनीकी शिक्षा अर्थात कंप्यूटर शिक्षा का प्राप्त होना जरूरी है। अगर आपको इस आधुनिक शिक्षा वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। इस तरह आपको बार बार यही कहूंगा कि आप तकनीक शिक्षा को अपनाएं, तकनीक शिक्षा को अपनाएं, क्योंकि तकनीक शिक्षा नहीं अपनाएंगे तो हर क्षेत्र में आप पिछड़ जाएंगे। आप कितने भी ज्ञानी हैं लेकिन फिर भी अज्ञानी कहलाएंगे। अगर आपने तकनीक शिक्षा को नहीं अपनाया तो अपना ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए तकनीक शिक्षा को अपनाएं। मैं आप में से जितने भी स्टूडेंट इस विद्यालय के 10th क्लास के
10th क्लास में जो 85% अबव रहेगा, प्रत्येक स्टूडेंट को मैं मेरी ओर से 500 रुपीज जब भी सेरेमनी होगा तब मैं मेरी तरफ से दूंगा। 85% मैंने ज्यादा टारगेट नहीं रखा है। ऐसा नहीं हो कहीं फोर्थ कोरोना का फोर्थ वो आ जाए और सारे 85% आ जाए, तो इसलिए ये भी ध्यान रखें एग्जाम लगेगी 85% आएगा उसी को ये सेरेमनी के अवसर पर आपको किया जाएगा कि कोरोना में लगभग 85% तो सबका लगभग आ गया था। तो ये भी ध्यान रखें कहीं चौथी लहर आ जाए और चौथी लहर में आप सब 90+ में चले जाएंगे, तो भी ध्यान रखें 85+ आप एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद 85+ जितने भी बच्चों के आएगा उन सब बच्चों को मैं मेरी ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार दूंगा। मुझे बोलने का मौका मिला इस अवसर पर मैं 10वीं क्लास के जो आशीर्वाद समारोह के अवसर पर मैं यही कहूंगा कि आप अगले कदम पर जाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं विद्यालय परिवार की ओर से और साथ में मेरी ओर से। आप सभी 10वीं के बच्चों को मैंने एक AK-47 एक कलम एक पेन दिया मैंने, आप उसको सहर्ष स्वीकार करें जैसा भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आवश्यकता है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय के आप भी बोल दो भाई, बोल दो आप तो बोलो पेन दिलवा दो, पहला पेन दिलवा दो। हाँ मैं आपके सामने क्या ही बोलूंगा यार, मेरे बड़े भाई अच्छा बोल दो आप बोल दो, मेरे बड़े भाई हो यार। एक बार मैं सभी भैया बहनों को इस पावन पर्व पर इस दुखद और इस सुखद पर्व पर विद्यालय परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस विद्यालय में सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को मैं तो ऐसा पुरस्कार बोलूंगा जो मेरे भी काम आए तुम्हारे भी आए। सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को अर्चना विद्या मंदिर कासरवाड़ा में प्रवेश देने पर 50% फीस की छूट होगी उसे। वो लगभग 5100 रुपए का सौदा है। 11,000 रुपए 11,500 रुपए फीस है 11वीं क्लास की। 11,500 रुपए फीस है, उसकी 50% 5,500 हो जाती है। जिसके अच्छे नंबर आए और यदि वो उस विद्यालय में पढ़ना चाहता है, सबसे अधिक नंबर आए और उस विद्यालय में पढ़ना चाहता है तो उसकी आधी फीस माफ होगी, या अर्थात वो 5,500 में 11वीं कक्षा पढ़ देगा। ये मेरी ओर से घोषणा होगी। लगाना ताकत बनाना अपना मुंह। और अब पुनः मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिशत बनाना बहुत आसान है, परसेंट बनाना बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर ताकत लगाना तुमको। अंतिम समय तक असली योद्धा वही होता है। युद्ध के मैदान में युद्ध वही जीतता है जो अंतिम समय तक मरते दम तक अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ता है। अर्थात अंतिम पेपर कब होगा तुम्हारा? 31 तारीख से परीक्षा शुरू, लास्ट पेपर कब है? ध्यान देंगे तुमको 25 अप्रैल। कौन सी तारीख? तो 25 अप्रैल को ही 11:45 पर हमारी मेहनत बंद होगी लगातार। ये नहीं कि 2 दिन परीक्षा होगी, बीच में थोड़ा गैप आया और फिर अब तो काम कम हो गया, थोड़ा ढीला पड़ जाए, बिल्कुल नहीं पड़ना है। शुरू से मेहनत, अंत तक मेहनत, फिर देखना प्रतिशतों में तो लाइन लग जाएगी। और ये लोग ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि कोई प्रश्न को छोड़े नहीं। हम कई बार हमारे दिमाग में आता है कि रहने दो, हमसे नहीं होता है, अरे उसको लिखना जरूर 1-2 नंबर उसमें मिल सकते हैं। और वो 1-2 नंबर यदि मिलेंगे तो तुम्हारा प्रतिशत बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगी। तो समय का ध्यान रखते हुए जो प्रश्न आते हैं उन्हें फटाफट पहले करो, और जो समय बचता है उसमें उन प्रश्नों को भी करो जो तुमसे
नहीं आते हैं उनकी भी कोशिश करो, अच्छे अंक आएंगे निश्चित रूप से। मैं शादी से इस अवसर पर प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूजा विद्या मंदिर के सभी भैया बहन अच्छे अंक से इस विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जो विद्यालय उनसे कहीं अधिक अच्छे अंक अर्जित करें, ये मेरी शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। अब मैं माननीय श्री जगदीश जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे बीच उपस्थित प्रिंस कंप्यूटर वाला का सहयोग करें और भैया बहनों को पेन वितरण करवाएं। जगदीश जी बोलिए। परसेंट बनाना बहुत आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर ताकत लगाना तुम अंतिम समय तक। असली योद्धा वही होता है, युद्ध के मैदान में युद्ध वही जीतता है जो अंतिम समय तक, मरते दम तक, अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ता है। अर्थात अंतिम पेपर कब होगा तुम्हारा? 31 तारीख से परीक्षा शुरू, लास्ट पेपर कब है? ध्यान देंगे तुमको 25 अप्रैल। कौन सी तारीख? तो 25 अप्रैल को ही 11:45 पर हमारी मेहनत बंद हुई। लगातार ये नहीं कि 2 दिन परीक्षा होगी, बीच में थोड़ा गैप से आया और फिर अब तो काम कम हो गया, थोड़ा ढीला पड़ जाए, बिल्कुल नहीं पड़ना है। शुरू से मेहनत, अंत तक मेहनत, फिर देखना प्रतिशतों में तो लाइन लग जाएगी। और ये लोग ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कोई प्रश्न को छोड़े नहीं। हम कई बार हमारे दिमाग में आता है कि रहने दो, हमसे नहीं होता है, अरे उसको कुछ लिखना जरूर 1-2 नंबर उसमें मिल सकते हैं, और वो 1-2 नंबर यदि मिलेंगे तो तुम्हारा प्रतिशत बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगी। तो समय का ध्यान रखते हुए जो प्रश्न आते हैं उन्हें फटाफट पहले करो, और जो समय बचता है उसमें उन प्रश्नों को भी करो जो तुमसे नहीं आते हैं, उनकी भी कोशिश करो, अच्छे अंक आएंगे निश्चित रूप से। मैं शादी से इस अवसर पर प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूजा विद्या मंदिर के सभी भैया बहन अच्छे अंक से इस विद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जो विद्यालय उनसे कहीं अधिक अच्छे अंक अर्जित करें, ये मेरी शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ। अब मैं माननीय श्री जगदीश जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारे बीच उपस्थित प्रिंस कंप्यूटर वाला का सहयोग करें और भैया बहनों को पेन वितरण करवाएं। जगदीश जी बोलिए। ले कैमरा फोटो ले रहा था।